चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अम्ल क्षार देख रहे थे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस को समझ लिया था, कौन कौन सा एसिड होता है, कौन कौन सा बेस होता है, वो हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया है। और आज की इस क्लास में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है ना, और भी प्रश्न हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इन सबको यहाँ पर समझते हुए जाना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब धातु के कार्बोनेट, देखो जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ जैसे कि ठीक है, ये जब धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट बोला जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर NaHCO3, ठीक है, ये मैं धातु का कार्बोनेट ले लिया और ये बाइकार्बोनेट मैंने ले लिया। ठीक है, धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब इसको बोला गया है कि अम्ल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर बाइकार्बोनेट है और यहाँ पर धातु के कार्बोनेट है, मतलब कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या करता है, अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तब लवण और जल के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करता है, ये पूछा गया। ठीक है, लवण और जल के साथ, लवण और जल उत्पन्न करता है, इसके साथ कौन सा गैस है वो उत्पन्न करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर हमको ऑप्शन ऐसे इस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब कि HCl के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे। अब ये HCl के साथ क्या कर अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या बनता है, लवण बनता है, मतलब कि यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये लवण हुआ, NaCl बना, और यहाँ पर जल बन रहा है, H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, NaCl ऐसे बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा प्लस। अब यहाँ पर कौन सा गैस निकलता है हमसे, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेगा, ये समीकरण को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, CO2 गैस, CO2 गैस। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ये ऐसे कुछ देखो, ये है ना, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। चलिए, तो इस टाइप से है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर NaCl बन गया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो यहाँ से एक ऑक्सीजन, ठीक है, CO3 से एक ऑक्सीजन निकला और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये मिलकर के बना लिया H2O, और यहाँ पर CO2 यहाँ पर बचा, CO2 बाहर निकल गया। तो ऐसे टाइप का है। इस टाइप के क्वेश्चन एक आध बार पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग ऐसा लगाना पड़ेगा। जैसे कि धातु का कार्बोनेट बोल दिया है, बाइकार्बोनेट बोल दिया है, तो आप पहले कोई भी धातु ले लो और उस धातु का कार्बोनेट बनाओ, CO3 लगा करके कार्बोनेट, और उसके साथ यहाँ पर अम्ल को अभिक्रिया करने के लिए बोला है, अम्ल का अभिक्रिया कराने के लिए बोला है, तो अम्ल का अभिक्रिया करा दिए, लवण जल और गैस उत्पन्न हो रहा है। ये हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा, हमको मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर ये निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन अभी देखें थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो हो सकता है वैसा क्वेश्चन ज़्यादा ना आए, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है इस टाइप से क्वेश्चन, तो आगे और भी हम देखने वाले हैं, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, CaCO3 का विविध रूप है। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा विविध रूप है, ये पूछा जा रहा है। मतलब कि जो कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं ना, उसी का रूप यहाँ पर कौन कौन सा है, ये पूछा गया है। क्या कहते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, ये है खड़िया, मतलब ये चाक। ठीक है, चाक दिया गया है, बाकी खड़िया इस प्रकार से इसमें हिंदी में लिखा गया है, और ये संगमरमर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसको उपयुक्त सभी आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप, मतलब कि अन्य रूप अगर हम देखेंगे तो इन सब रूपों में हमको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। संगमरमर, चूना पत्थर, चाक, है ना, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चूने के पानी से खाली स्थान गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। ठीक है, चूने के पानी से, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसको याद रखेंगे, और इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। ठीक, किसका रंग,
ये जो चूना का पानी होता है ना वो दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। चलो इसके बाद देखिए धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड कोई भी धातु ऑक्साइड और इसको हम अम्ल के साथ यहाँ पर क्रिया कराया जा रहा है। ठीक है, धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ यहाँ पर क्रिया कराने से क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लवण बनता है। ठीक है, लवण और जल। ठीक है, लवण और जल बनता है बोल रहे हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्या कहेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अम्ल के साथ कोई धातु ऑक्साइड को क्रिया करा रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, लवण बन रहा है। मतलब कि स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, ये क्षार होना चाहिए, है ना, क्षार और ये अम्ल, ये यहाँ पर ये अम्ल है, क्षार, ये दोनों मिलने के बाद यहाँ पर क्या बनता, लवण बन रहा है। यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं, ये दोनों मिलने के बाद क्या बन रहे हैं, लवण बन रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होता है, मतलब जो धातु ऑक्साइड होता है ना, मतलब जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, ये क्षारकीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारी होती है। मतलब ये धातु ऑक्साइड है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्षार होगा, मतलब क्षार जैसा प्रकृति इसका होगा, तभी तो अम्ल के साथ मिल करके यहाँ पर लवण बना रहे हैं ना। तो हमको क्या मतलब यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा, क्षारी ऑक्साइड होगा। जो धात्विक ऑक्साइड यहाँ पर जो है, ये जो धात्विक ऑक्साइड यहाँ पर जो लिया गया था ये क्या है, क्षारकीय ऑक्साइड है। देखिए छठवें क्वेश्चन को देखें, धात्विक ऑक्साइड जो हम लोग अभी देखे हैं ना उसी को यहाँ पर फिर से आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखें मेटल ऑक्साइड है ना, ये धात्विक ऑक्साइड है और यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, दो प्रकार का ऑक्साइड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक मेटल ऑक्साइड है और दूसरा मतलब ये नॉन मेटल ऑक्साइड है और ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड है और एक अधात्विक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब इस प्रकार से मेटल ऑक्साइड का नाम दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो कैल्शियम है, जिंक है, ये सब क्या चीज़ है, ये धातु है। ठीक, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, ये सब क्या है, धातु है ये सभी। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद धात्विक ऑक्साइड बना है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बना है। यहाँ पर देखोगे तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, मतलब कि कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी क्या चीज़ है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, सभी क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड, और ये सभी क्या है, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति याद रखिएगा, क्षारी होता है। अभी जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा ना, कुछ जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्या होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो धातु जो मतलब मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या चीज़ है, नॉन मेटल ऑक्साइड है और ये सभी क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये क्षारीय प्रकृति के हम लोगों ने यहाँ पर इसको देखा। तो अधात्विक ऑक्साइड खाली स्थान होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये अधात्विक ऑक्साइड मतलब कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक, याद रखेंगे। और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब कि कोई भी विलयन है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है ये पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम एक विलयन इस प्रकार से लिए, जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लोगों ने जो विलयन लिया हुआ है वो सोडियम क्लोराइड का विलयन है। ठीक है, NaCl का विलयन है, Na+ और Cl- आयन होगा। इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके माध्यम से होता है। ठीक है, ये हमको याद रखना, मतलब ये हमको पता करना है। तो इसमें विद्युत धारा का जब प्रवाह हम लोग कराएंगे, ठीक, इस टाइप से इलेक्ट्रोड वगैरह आप यहाँ पर लगा देंगे, बैटरी वगैरह लगा लेंगे। ठीक, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, बैटरी लगा दीजिए या फिर ऐसे जो भी। तो इसमें अगर आप देखेंगे, मतलब इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह अगर हम देखते हैं तो ये आयनों के माध्यम से होता है। मतलब आयन के माध्यम मतलब ये जो आयन है ना, प्लस आयन और माइनस आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन यहाँ पर है ना, सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन है। तो इन आयनों के माध्यम से क्या होता है, विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, आयनों के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर होता है। ठीक है, याद रखेंगे ना। जैसे अब ऐसी जैसे कि आप किसमें देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धातु होता है ना, धातु, ठीक है, मेटल जो होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वजह से क्या होता है वहाँ पर उसके वजह से वहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं होल किसमें होता है, ये हमको सेमीकंडक्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में इस टाइप से मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, उसके माध्यम से हमको क्या वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह देखने को उसमें मिलता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह में। तो ऐसा टाइप का है। फिलहाल इसका आंसर याद रखेंगे, ये आयन। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक मतलब कि बेस को क्षार कहते हैं, मतलब कि एल्कली कहते हैं। जो जल में घुलनशील जो क्षारक होता है, मतलब कि जल में घुलनशील जो बेस होता है, मतलब वह बेस
जो पानी में घुल सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्षार कहेंगे, मतलब कि एल्कली बोलेंगे। देखो यहाँ पर एल्कली और नॉन एल्कली, देखो यहाँ पर दो चीज़ देखने वाले हैं, एल्कली और नॉन एल्कली देखने वाले हैं। तो एल्कली और नॉन एल्कली दो चीज़ यहाँ पर है। इसमें जैसे कि हम बात करेंगे तो जो क्षारक मतलब कि जो बेस जल में घुल जाता है, मतलब कि डिजॉल्व इन वाटर, वो क्या कहलाता है, एल्कली कहलाता है। और जो बेस मतलब कि जो क्षार जल में नहीं घुलता, ठीक है, नॉट डिजॉल्व, देखो नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वो नॉन एल्कली कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, मतलब कि ये क्षारक और क्षार में थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, इसमें दोनों में अंतर होता है। जैसे यहाँ पर हम बेस बोल रहे हैं, है ना, ये बेस है और ये एल्कली बोल रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका फिलहाल तो है ना नहीं है, चलिए तो देखो, तो जो क्षार होता है मतलब जो क्षारक होता है, मतलब कि जो बेस होता है वो अगर पानी में घुल जा रहा है, ठीक है, जल में अगर घुल जा रहा है तो उसको हम एल्कली बोल देंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, क्षारक कह देंगे। और वो जो क्षार कह देंगे, ठीक है, एल्कली बोल देंगे। ठीक है, क्षारक अगर पानी में घुलता है तो क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। मतलब फिलहाल ये इसका हिंदी में मत जाइए आप लोग, इसका इंग्लिश को याद रखिएगा। ठीक है, ये आसान है क्योंकि हिंदी में देखेंगे तो क्षारक क्षार सेम हमको पता लग रहा है, तो आप इंग्लिश में याद रखिएगा ये जो बेस है और एल्कली। ठीक है, तो जो बेस होता है अगर वो पानी में मतलब कि घुल जा रहा है, ठीक है, डिजॉल्व हो जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, एल्कली होता है। और जब पानी में अगर डिजॉल्व नहीं होता है तो उस कंडीशन में नॉन एल्कली होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्या होता है, एल्कली नेचर का होता है। ठीक है, ये सभी जल में घुल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में घुलते हैं। नॉन एल्कली जैसे देखेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, ये सबको क्या बोलेंगे, नॉन एल्कली बोलेंगे। तो जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उसको हम एल्कली बोलते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक नहीं होते हैं, मतलब कि जो जल में नहीं घुलते हैं उसको हम क्या जो नहीं घुलते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन एल्कली बोल देते हैं। ठीक है, ये परिभाषा को याद रखेंगे, नीचे वाला दोनों परिभाषा को। तो यहाँ पर देखो जो जल में घुलनशील जो क्षारक है ना, उसको हम क्षार कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके बारे में प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया गया है। तो स्पर्श में साबुन जैसा होता है। ठीक है, साबुन जैसा मतलब अगर उसको छुएंगे हम तो साबुन जैसा वहाँ पर चिकनाहट उसमें होगा। ठीक है, स्पर्श में क्या रहेगा, साबुन जैसा चिकनाहट उसमें रहता है। स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, टेस्ट कैसा रहेगा इसका, कड़वा रहेगा। प्रकृति में संक्षारक के जैसा ये काम करेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का है। फिलहाल इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारक जल में खाली स्थान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्षारक जल में क्या उत्पन्न करते हैं, क्या ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, मतलब कि H+ आयन या फिर OH- आयन क्या उत्पन्न करते हैं। तो जो क्षार होते हैं वो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये OH- आयन देते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग आर्हेनियस के अनुसार पढ़े हैं ना, जो H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है, जो OH- आयन देता है वो क्षार कहलाता है। तो ये OH- आयन दे रहा है, ये क्षार कहलाएगा। तो जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत खाली स्थान होती है। जल में अम्ल या क्षारक मतलब कि जल में एसिड या फिर जो बेस है उसकी घुलने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अत्यंत ऊष्माक्षेपी मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें ऊष्मा रिलीज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मानकर चलिए इस प्रकार से हमने क्या किया, ये ऐसा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि कोई एसिड को ले लिया है, एसिड को, अच्छा चलो यहाँ एसिड ना लेकर पहले यहाँ पर पानी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आगे मैं इसके रीज़न समझाऊंगा आपको। ये पानी है ऐसे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई एसिड या फिर कोई बेस को हम डाल रहे हैं, जैसे कोई अम्ल या फिर कोई क्षार को हम इसमें डालते हैं, इसमें ठीक है, घोलते हैं। इसमें धीरे धीरे जैसे आप घोलेंगे, ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब इसमें ऊष्मा रिलीज होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। तो ये जो पानी होता है वो ऊष्मा को अवशोषित अब्जॉर्व करती जाती है, मतलब अब्जॉर्व करते जा रहा है ये पानी। तो यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण किसके माध्यम से हो रहा है, पानी के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, पानी है तो वहाँ पर ऊष्मा को अवशोषित कर ले रहा है। अम्ल को हम जैसे जैसे डालते जा रहे हैं वहाँ पर ऊष्मा निकलते जा रहा है। क्षार को जैसे डालते जा रहे हैं ऊष्मा निकलते जा रहा है, धीरे धीरे उसको पानी क्या करते जा रहा है, अवशोषित करते जा रहा है। लेकिन अगर मानकर चलो अचानक से बहुत सारा अम्ल को हम लोगों ने पानी में डाल दिया तो वहाँ पर क्या होगा, अचानक से बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऊष्मा निकलेगा। तो वहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने की वजह से हमारे हाथ वाथ को जलने या फिर और कोई दुर्घटना होने की वहाँ पर संभावना होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो अम्ल या क्षार है उसको पानी में धीरे धीरे घोलना चाहिए। ठीक
ठीक है। खास करके जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उसको पानी में जब घोलते हैं तो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिला मिला के घोल। अचानक से अगर मिला दोगे तो बहुत ज़्यादा उष्मा अचानक से निकल जाएगा और वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का है। अम्ल या क्षार को पानी में जब घोलते हैं तो ये क्या होती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। इसीलिए आप हमेशा सुनेंगे कि कभी भी कोई अम्ल या क्षार में डायरेक्ट है यहाँ पर, जैसे कि मान चलिए यहाँ पर H2SO4 ऐसे है, ये H2SO4 कोई ये अम्ल है, इसमें डायरेक्ट ऐसे पानी को नहीं मिलाते हैं, ठीक है। पानी को यहाँ पर हम नहीं मिलाएंगे। क्यों नहीं मिलाएंगे? क्योंकि अचानक से मान चलो आपने पानी को डाला, हालांकि कम अमाउंट में डाला, लेकिन कम अमाउंट में डालने के बाद भी यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अब ये जो अम्ल है H2SO4 यहाँ पर जो अम्ल है वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर पाएगा। पानी तो यहाँ पे ऊष्मा को अवशोषित कर ले रहा था, लेकिन H2SO4 अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी ये मतलब इस प्रकार से हमको मतलब कि जो पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, बल्कि इसका उल्टा पानी में एसिड को इस प्रकार से डालना चाहिए, ठीक है, अगर उसको घोलना है तो। और धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े मात्रा में यहाँ पर उसको डालना चाहिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने इसको समझा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन असत्य है ये पूछा जा रहा है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन असत्य है ये पूछा गया है। तो अधिक H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक। असत्य पूछा जा रहा है ना। तो अधिक H+ आयन देने वाले जो अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, ये तो पता है। अधिक OH- आयन देने वाले प्रबल क्षारक होते हैं, ठीक, ये भी है, ठीक है। अधिक OH- देने वाले जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। कम H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है, ये तो गलत है, ठीक है। ये जब यहाँ पर बोल दिया है कि अधिक H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, तो ये फिर ये कैसे होगा, तो ये तो गलत है। कम OH- आयन देने वाले जो क्षारक होते हैं वो दुर्बल क्षारक होते हैं, ठीक है, ये तो सही है। तो जो कोई कम OH- आयन दे रहे हैं वो दुर्बल क्षारक होगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी क्या होगा इसका आंसर है। 12वां का देखिए, अपच की स्थिति में हमारा उदर मतलब स्टमक अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है। हमारा जो पेट है मतलब हमारा जो उदर है, हमारा जो पेट है उसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल, मतलब जब अपच की स्थिति हो जाती है ना, जब खाना जब नहीं पचता है, खाना जब जैसे हम देखते हैं अमाशय में, मतलब हमारे जो स्टमक है उसमें अगर खाना नहीं पच रहा है, मतलब कि अपच की स्थिति आ चुकी है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमको खट्टा खट्टा डकार आना शुरू हो जाता है, ठीक। खाना नहीं पचा है, खट्टा डकार आ रहा है, पेट में जलन हो रहा है, वैसा अगर स्थिति बन जाता है तो उस समय हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन सा अम्ल अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है ये पूछा जा रहा है, जिससे उदर में मतलब पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है, ठीक है। अमाशय में या फिर स्टमक में दर्द और जलन का अनुभव होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl। अब देखें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये अच्छा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, ठीक है। आपको पहले मैं समझा देता हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर कहाँ पर, कहीं पर इमेज दिख रहा है क्या, नहीं है यहाँ पर इमेज, ठीक है। तो ये जो अपच की स्थिति अगर हो जाती है, मतलब कि पेट में बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बन चुका है, मानकर चलो HCl वहाँ पर रिलीज होते जा रहा है, लेकिन हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, यही हमारा जो पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए ये हमारा काम आता है, ठीक है। मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक मेडिसिन है, एक दवाई है, जिसको लेने से हमारे पेट में जो अम्लता बढ़ चुकी है, एसिडिटी अगर बढ़ चुकी है पेट की, तो वहाँ पर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको ठीक कर सकता है, ठीक है, ठीक करता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसको फिलहाल तो यहाँ पर इमेज में नहीं डाला हूँ, आगे हो सकता है अगर इसका इमेज होगा तो, या फिर आप गूगल में सिंपल सर्च करके देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आपको छोटा छोटा बॉटल में वो देखने को मिल जाएगा। उसका आपको इस टाइप से कैप्सूल भी देखने को मिल जाएगा, है कैप्सूल जैसा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका pH मान कितना होता है ये हमसे ये पूछा गया है। तो इसका pH मान देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये है, तो इसका pH मान कितना होता है 10 होता है, ठीक है, 10.5 होता है।
अब जैसे कि बहुत सारा और यहाँ पर पीएच स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखो ये पीएच स्केल यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसमें देखो जैसे कि जो बैटरी में जो एसिड होता है, ठीक है, बैटरी होता है ना, गाड़ी वगैरह में जो बैटरी होता है उसमें जो अम्ल होता है उसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। उसका अगर पीएच मान अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 से 0 के आसपास होता है, मतलब 0 से 1 के आसपास होता है, ठीक है, 0 से 1 के आसपास ये होता है। अब इसके बाद और यहाँ पर देखते जाएंगे, जैसे कि क्या दिया है, स्टमक एसिड दिया है, फिर लेमन जूस दिया है, फिर विनेगर दिया है, इन सब का जो पीएच मान कितना कितना होता है यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। टोमेटो जूस जो होता है उसका, टमाटर का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। इस टाइप से इसको याद रखेंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है। हमारा जो मुंह का सलाइवा होता है ना, मुंह का जो सलाइवा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ना। अब धीरे धीरे यहाँ पर ये इसका क्षारीयता है ना, मतलब कि बेसिक नेचर यहाँ पर ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो समुद्र का पानी, ठीक है, 8 होता है इसका पीएच मान। बेकिंग सोडा होता है ना, वो एक क्षार के जैसा काम करता है, वो एक एल्कलाइन नेचर का होता है ना। ये जो बेकिंग सोडा होता है वो खाना मतलब कि ब्रेड वगैरह जब बनाते हैं तो वहाँ पर जो सोडा उपयोग करते हैं ना उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, है ना। आगे उसको देखेंगे, ठीक है, आगे बेकिंग सोडा का। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, अमोनिया है, ठीक है, सोपी वाटर मतलब कि साबुन वाला जो पानी है वो, और उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, ब्लीच दिया हुआ है, ठीक है, ब्लीच, और उसके बाद ड्रेन क्लीनर, ठीक है। ये ड्रेन क्लीनर वगैरह आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ वहाँ पर और बीच बीच में भी आते जाएगा, वो सबको देखेंगे। तो ये सबको ये पीएच स्केल है, इसको देख लेंगे, है ना, कितना कितना किसका किसका है। ये कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिलहाल ऐसे इसकी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं होती, लेकिन हाँ जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो बार बार पूछा है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है, मुंह का जो सलाइवा उसका पीएच मान कितना होता है ये पूछा जाता है। समुद्र का पानी का पीएच मान कितना होता है, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जाते हैं। और है ना, जो अमोनिया होता है उसका पीएच मान, ये सब पूछे जा सकते हैं। प्योर जो वाटर होता है, शुद्ध जो आसुत जल बोलेंगे इसको, ठीक है, वर्षा का जल जैसा होता है ना आसुत जल, वैसे टाइप का आसुत जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो ये ऐसा टाइप का है। फिलहाल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम लोगों ने क्या समझा, 10.5 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। देखो अब इस टाइप के प्रश्न ये पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान याद रखेंगे 3.5 से लेकर के 5.6 होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 3.5 से लेकर के 5.6। 15वां देखिए, हमारे शरीर का पीएच परास किसके बीच में होता है पूछा जा रहा है, ठीक है। पीएच परास बीच कार्य करता है, किसके बीच में काम करता है, ठीक है। कितना से कितना हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो पूछा जा रहा है। तो ये होता है 7.0 से लेकर के 7.8 के रेंज में हमारा शरीर का पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, हमारे शरीर का पीएच मान होता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। दूध का पीएच मान 6.8 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। मानव लार का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। अभी हम लोगों ने देखा ना 6 के आसपास वहाँ पर था, है ना। ये सलाइवा, मानव जो सलाइवा है, मुंह का जो लार होता है उसका मान कितना होता है, 6.4 होता है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान बोल रहा है 10 होता है, ये गलत है ना। ब्लैक कॉफ़ी का हम लोगों ने देखो कितना देखा है, ब्लैक कॉफ़ी का हम लोगों ने 5 देखा है, ठीक है, लगभग 5 के आसपास होता है ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान। तो ये हमको जो ये बोला गया है ना ये गलत है, बाकी ये सभी सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 10 ना होकर कितना होता है, लगभग 5 के आसपास होता है। अच्छा देखो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। तो जो मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है, ठीक है, ऐसे MgOH2।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इस टाइप से देखो, अगर अपच की स्थिति हो जाती है, पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाता है, उस कंडीशन में फिर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखाई देता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं, ये बोला जा रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जल में घुलने के बाद दूध जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। इसे एंटासिड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसी को क्या कहते हैं, एंटासिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, एंटासिड। ये तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही क्या कहते हैं, एंटासिड के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक सूत्र है। चलो इसका देखें, अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, ठीक है, किस औषधि का उपयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ना, ये एंटासिड, देखो ये एंटासिड का उपयोग करते हैं अपच की स्थिति में। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर इतना सारा क्वेश्चन देख लिया। अब आगे यहाँ पर जो भी टॉपिक शुरू होने वाला है वो थोड़ा दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।